हेलो स्टूडेंट्स। पार्ट टू में आज कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन यानी कि ईडीटीए टाइट्रेशन के रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट वाइवा वॉक के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द वैल्यू ऑफ पीएच रेंज इन द टाइट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट मेटल आयंस। डाइवेलेंट मेटल आयन का जब ईडीटीए के अगेंस्ट टाइट्रेशन करते हैं तब पीएच रेंज क्या होती है, यानी कि कौन सी पीएच कांस्टेंट हमें रखनी चाहिए, उसकी वैल्यू बताएं। In the titration between metal ion and EDTA, the pH range is 4 to 12 for divalent metal ion. Divalent metal ion यानी कि M+2 metal ion के लिए EDTA के अगेंस्ट टाइट्रेशन में यहाँ pH रेंज 4 to 12 हमें रखनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन यूज इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन से टाइप का बफर सॉल्यूशन यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में जनरली बाइवेलेंट मेटल का हम टाइट्रेशन करते हैं, तो उसमें बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए NH4OH यानी कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी एमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर बफर सॉल्यूशन बनाने में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज चिलेट्स एंड चिलेटिंग एजेंट। चिलेट और चिलेटिंग एजेंट किसे कहते हैं। When a polydentate ligand form more than one bond with the same metal atom, it forms a ring type structure called chelate, and this ligand is called chelating agent. जब सेंट्रल मेटल आयन के साथ पोलीडेंटेट लिगेंड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो उसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं और जिससे रिंग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको चिलेट कहते हैं। और ऐसा चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाने वाले लिगेंड को चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। ईडीटीए एक ऐसा चिलेटिंग एजेंट है। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ईडीटीए टू मेटल। जब मेटल का ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें मेटल ईडीटीए रेशियो क्या है। 1:1 रेशियो। डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA is found in aqueous solution as H2Y2-. It combines with metal ions in 1:1 form complex ion. EDTA का डाइसोडियम सॉल्ट टाइट्रेशन में यूज किया जाता है और वो H2Y-2 फॉर्म में होता है एक्वियस सॉल्यूशन में, और उसका मेटल आयन के कॉम्बिनेशन से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो 1:1 फॉर्म में होता है। क्वेश्चन 21, विच चिलेट्स आर मोर स्टेबल। कौन से चिलेट मोर स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इन जनरल चिलेट्स कंटेनिंग 5 और 6 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल देन चिलेट्स विथ 4, 7 और 8 मेंबर रिंग। चिलेट्स यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें रिंग होती है और उसमें 4, 7 या 8 मेंबर रिंग वाले चिलेट्स की कंपेयर में 5 या 6 मेंबर रिंग वाले चिलेट कंपाउंड मोर स्टेबल होते हैं। क्वेश्चन 22, वाई चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्स विथ यूनिट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक से ज़्यादा लिगेंड जुड़ने की जगह जब कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड जुड़ने से जो चिलेट कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें रिंग प्रेजेंट होती है वो क्यों ज़्यादा स्टेबल है। चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन यूनिडेंटेड लिगेंड। जब एक से ज़्यादा यूनिडेंटेड लिगेंड जुड़ने की जगह जब एक ही कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड जुड़ के जो कॉम्प्लेक्स बनता है चिलेट कॉम्प्लेक्स वो स्टेबल है, क्योंकि बिकॉज दे फॉर्म अ रिंग विथ सेंट्रल मेटल आयन। क्योंकि जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो मेटल आयन के साथ रिंग का फॉर्मेशन करता है। ड्यू टू दिस रीजन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स of attraction between central metal ion and chelating agent.
जिससे रिंग का फॉर्मेशन होने की वजह से सेंट्रल मेटल आयन और चिलेटिंग एजेंट यानी कि पॉलीडेंटल लिगेंड के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है और इस रीजन की वजह से देयरफॉर दे आर मोर स्टेबल। उसकी वजह से चिलेट कॉम्प्लेक्स वो मोर स्टेबल होते हैं। क्वेश्चन 23, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन इन EDTA एट द इक्विवेलेंस पॉइंट? कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट पे मेटल आयन और EDTA का कंसंट्रेशन क्या होता है? जब मेटल आयन का EDTA के अगेंस्ट टाइट्रेशन किया जाता है तो शुरू में जितना मेटल आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उतना हमें ब्यूरेट में से EDTA ऐड करना पड़ता है। यानी कि एट द इक्विवेलेंस पॉइंट द इनिशियल मोल्स ऑफ द मेटल आयन एंड द मोल ऑफ द EDTA आर एडेड आर इक्वल। यानी कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे मेटल आयन और EDTA दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है। क्वेश्चन 24, द एक्यूरेसी ऑफ द एंड पॉइंट इन EDTA टाइट्रेशन डिपेंड ऑन विच फैक्टर? EDTA टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पे कलर चेंज हमें मिलता है। वो एंड पॉइंट की एक्यूरेसी यानी कि कलर चेंज कौन से फैक्टर पे डिपेंड है? द एक्यूरेसी ऑफ द एंड पॉइंट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मेटल इंडिकेटर एंड मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। यहाँ टाइट्रेशन के दौरान दो टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स एंड मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। उसमें मेटल इंडिकेटर एंड मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स के रिलेटिव स्ट्रेंथ पे एंड पॉइंट की एक्यूरेसी का डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 25, वाई इज ए मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल देन मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स? मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स की कंपेयर में मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होना जरूरी है, क्यों? मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स मस्ट बी मोर स्टेबल देन मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स की कंपेयर में मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स स्टेबल होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, मस्ट बी मोर स्टेबल बिकॉज EDTA इज एबल टू रिमूव मेटल आयन फ्रॉम द मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स टू reform the free indicator and the end point of the titration can be accurately detected। यहाँ मेटल का EDTA के अगेंस्ट टाइट्रेशन के दौरान मेटल के सॉल्यूशन में इंडिकेटर ऐड करने से मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। सभी मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद जब ब्यूरेट में से EDTA का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तब EDTA वो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स में से इंडिकेटर को रिमूव करता है और मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिससे फ्री रेड इंडिकेटर रिफॉर्म होता है और फ्री इंडिकेटर रिफॉर्म करने के लिए मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स से मोर स्टेबल होना जरूरी है। अगर मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा तो यहाँ इंडिकेटर फ्री फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा, यानी कि शार्प कलर चेंज नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ शार्प कलर चेंज के लिए यहाँ यानी कि फ्री इंडिकेटर करने के लिए रिफॉर्म करने के लिए मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होना जरूरी है, मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स एंड द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कैन बी एक्यूरेटली डिटेक्टेड। यानी कि मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स अगर मोर स्टेबल होगा तब भी जाके यहाँ टाइट्रेशन के दौरान हमें एंड पॉइंट पे एक्यूरेटली एंड पॉइंट हमें मिलेगा। क्वेश्चन 26, विच सॉल्ट ऑफ EDTA इज यूज्ड टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन? मेटल के टाइट्रेशन के लिए EDTA का कौन सा सॉल्ट यहाँ स्टैंडर्ड EDTA का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है? यहाँ EDTA का डाइसोडियम सॉल्ट यानी कि NaH2SO4 यहाँ डायरेक्ट टाइट्रेशन या बैक टाइट्रेशन मेटल किसी भी मेटल का अमाउंट तय करने के लिए डायरेक्ट या बैक टाइट्रेशन में डाइसोडियम सॉल्ट ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन 27, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA?
EDTA के सॉल्यूशन के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज EDTA सॉल्यूशन। EDTA का सॉल्यूशन स्टैंडर्ड करने के लिए प्राइमरी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का सॉल्यूशन यूज किया जाता है। क्वेश्चन 28, what is ambident ligands? गिव एग्जाम्पल। एम्बिडेंट लिगेंड किसे कहते हैं? ए लिगेंड विच हैज टू डिफरेंट डोनर एटम और साइट्स। एम्बिडेंट लिगेंड वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन उसमें दो डोनर एटम या साइट होती हैं, बट ओनली वन कैन बाइंड विद द सेंट्रल मेटल एटम एट द सेम टाइम, इज कॉल्ड एम्बिडेंट लिगेंड। यानी कि एम्बिडेंट लिगेंड एक मोनोडेंटेड लिगेंड है और उसमें दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ दोनों में से एक ही डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, बाइंड कर सकता है। ऐसे लिगेंड को एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल CN-, तो CN- में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एटम डोनर एटम है। अगर कार्बन एटम जो मेटल आयन के साथ बाइंड करता है तो वो साइनो कहलाएगा। अगर नाइट्रोजन एटम बाइंड करता है तो आइसोसाइनो कहलाएगा। यानी कि कार्बन या नाइट्रोजन दोनों में से एक वो मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए साइनो इज एम्बिडेंट लिगेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, subscribe and comment for video and share it.